ओके, 5 इन नंबर्स d ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। बेटा जब भी एक गिवन सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन सभी ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वंस कि p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल, all these shells have greater than one orbital. So all these orbitals will be called d subshell, degenerate orbitals of a given subshell. ठीक है, जो एसोसिएटेड सबशेल होती है चाहे किसी भी शेल में हो, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 2, 3, 4, they would always have same number of orbitals of that subshell. 4p 3 orbitals, 3p 3 orbitals, 2p 3 orbitals. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो d ऑर्बिटल में आते हैं, देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स, टोटल 5 होते हैं। इनके अगर आप शेप्स पे जाते हैं, सो शेप्स आर 3 orbitals out of 5 have lobes between the axis, ठीक है, and 2 orbitals out of 5 have the lobes along the axis, ठीक है, प्लूरल लिखेंगे एक्सिस AX, have lobes between the axis, along the axis. टोटल 5 ऑर्बिटल है। ये जो 3 है इनको हम बोलते हैं dxy, dyz, dxx. These two would be called dx square minus y square, dz square. ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर बनाने का कॉमन वे, जो एक्सिस आप दिखा रहे हैं उनको इस तरह से दिखाएं, एक्स एंड वाई। लॉब्स बिटवीन है मतलब ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में लॉब्स हैं, मीन्स 1, 2, 3 एंड दिस इज एक्स वाई। लॉब्स आर बिटवीन द एक्सिस, वेयर इज z एक्सिस? इट्स कमिंग बिफोर, मतलब इस प्लेन के पीछे, below this plane or behind this plane that axis is, and coming through like this. ठीक है, that axis is like this, so that you can show like this. ठीक, it will be z axis. This is dxy. Okay, next one you draw similar way. जो दो एक्सिस आपको काम आ रहे हैं उनको आप नॉर्मली दिखाओ क्वाड्रेंट की तरह, और जो नहीं आ रहा है काम उसको पीछे से आगे की तरफ ले आओ। सही है, सो ड्रॉ करें जल्दी से dyz and dxz. So this was dxy. Now I'm making yz. So this will be my y, this will be z, and this one will be x. Similarly, xz. So this one will be x. This one is already z. This one will be y. ओके, एक्चुअल में ये सभी डी सबशेल के पार्ट्स हैं। सो डी सबशेल एक कंबाइंड फॉर्म में होगा, तो ये सभी एक जगह पे मर्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक ही है ना। उस न्यूक्लियस के मैं अलग अलग प्रोजेक्शन आपको दिखा रही हूँ, अलग अलग व्यूज दिखा रही हूँ, लेकिन जब ये सब मर्ज होंगे तो कैसे दिखेंगे, यू कैन इमेजिन। क्लियर? ओके, सो आपको एक्स वाई के बीच में भी लॉब्स दिखेंगी, वाई जेड के बीच में भी दिखेंगी, जेड एक्स के बीच में भी दिखेंगी, और दो लोग अभी वेट कर रहे हैं। ये आपने बना लिए। नेक्स्ट इज दी एक्स के वाई स्क्वायर बट अलोंग द एक्सिस, एक्सिस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास वाई, ये है हमारे पास एक्स, क्या ये लोब्स है। लोब्स क्या होती हैं? दैट सरफेस बाउंड्री ड्रॉन अराउंड द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विद 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल। तो लोब्स की तरह एक बलून की तरह बिहेव करते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज्ड। क्लियर? सो ये हुआ आपके पास टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टी जेड स्क्वायर होने वाला है। अब यहाँ पर जेड एक्सिस अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस वन विल बी जेड एक्सिस, थर्ड एक्सिस यू विल शो ना, अदरवाइज इट विल लुक लाइक ग्राफ, क्वाड्रेंट वाला ग्राफ नहीं बनाते थे 9th क्लास में, ऐसा नहीं दिखेगा। यू हैव टू शो दैट यू आर शोइंग 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑन द पीस ऑफ पेपर, सो जेड एक्सिस शो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जेड स्क्वायर, सिर्फ जेड एक्सिस पे होता है।
ठीक है, एंड अ सर्कल ऑन द प्लेन, प्लेन पर ये सर्कल सी होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही क्लाउड है, मतलब प्लेन पे भी रहता है। ठीक है, इनकी शेप्स लिख लेना, दीज ऑल शेप्स आर कॉल्ड क्लोवर लीफ शेप। सीन वन फ्लावर है ना, 4 पेटल्स के साथ होता है, सो ऐसी शेप है। इसको बोलते हैं डोनट, डोनट शेप। दीज एच स्क्वायर की शेप थोड़ी अलग होती है, इट्स कॉल्ड डोनट शेप। ठीक है, एंड पी के सभी ऑर्बिटल्स डम्बेल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल। ठीक है, आपने देखा जितना हम आगे जाते जा रहे हैं डिफ्यूज होते जा रहे हैं ऑर्बिटल्स, है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं। एफ आगे और भी डिफ्यूज ज़्यादा होगा। ठीक है, सो डिफ्यूज आगे ज़्यादा होते जाते हैं ऑर्बिटल्स। अब ये हमने नेचुरल वे किया है, चाहे आप इसको 3D बोलें, चाहे आप इसको 4D बोलें, चाहे 5D बोलें, बस ये ध्यान रखना सब में प्लेनर नोड यहाँ पर 2 होंगी। प्लेनर नोड कहाँ होंगी? प्लेन पासिंग फ्रॉम दिस प्लेन एंड प्लेन पासिंग फ्रॉम दिस, ऐसे सब में मिलेंगे। इसको आप अलग एक्सेप्शन में ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर 2 प्लेन्स, इमेजिनरी प्लेन्स कैन पास साइमल्टेनियसली विदाउट टचिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, रेडियल नोड्स कम विद दी एन इंक्रीज। 3D में जहाँ पे डी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा ना, वहाँ रेडियल नोड कभी नहीं होगी। 3D इंट्रोड्यूस हुआ है, थर्ड शेल में डी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ कोई रेडियल नोड नहीं होगी, सिर्फ प्लेनर है। 4D में 1 रेडियल नोड, 5D में 2, 6D में 3, बढ़ती जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट दीज आर दी शेप्स। एफ की शेप हम नहीं करते हैं। नाउ राइट वन मोर थिंग, एस सबशेल स्टैंड्स फॉर शार्प। वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मी वन डे, आई डोंट रिमेंबर हु वाज दैट, बट यू वर आस्किंग मी। S stands for sharp, 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 sharp. P stands for principal, principal. D stands for diffused, 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 and F stands for fundamental. F stands for fundamental. Okay, so these are the names. क्यों आप ये सिंबल्स लेते हैं? शेप्स ऑल्सो डन। ये स्ट्रक्चरल लेवल पे बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। ठीक है, शेप्स, पी ऑर्बिटल की शेप, अभी आगे हम जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाएंगे देन यू विल कम टू नो कि कैसे एप्लीकेशन होता है इसका। और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में अब जब हम अगला सेक्शन करने वाले हैं यहाँ पर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, so that is the most awaited part when a teacher start this chapter ना, so that teacher also waits कि कब ये सेक्शन पढ़ाने को मिलेगी, क्योंकि ये अल्टीमेट सोल है इस चैप्टर की। आप एटम की डिस्क्रिप्शन कहाँ से शुरू करके आए, है ना, 18th सेंचुरी से आपने स्टार्ट किया उसको, एंड आते 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 आपका वर्क वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आप इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बता पा रहे हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट वर्क विद अस इस एड्रेस। तो आपको समझ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है NL, NL। ठीक है, तो हम उससे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो चुका है, अब हम बात करेंगे हर्ट्ज रूल की। ठीक है, पहले इसको समझेंगे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। हर्ट्ज रूल इसको पूरा बोलते हैं तो लिखते हैं ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको और आगे समझना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्हाट? मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पिन। स्पिन की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। किसके लिए ये रूल वर्क करता है? ये वर्क करता है उन सभी सबशेल्स के लिए जहाँ पर डीजनरेसी है। कैन यू टेल मी एनी सबशेल वेयर डीजनरेसी इज नॉट देयर? एस। डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं एक ही सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम। A subshell representing more than one orbital and all those orbitals possess similar energy, almost same energy. These all orbitals associated with one subshell will be called degenerate orbitals. तो S subshell में तो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल ही नहीं है, then how we can say degenerate orbitals? We will just say S orbital. ठीक है, P सबशेल में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उसकी डीजनरेसी 3 होती है। D सबशेल की डीजनरेसी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। F में 7 होते हैं। तो दीज आर फॉर डीजनरेसी। ये
प्रिंसिपल, ये रूल वर्किंग करता है, अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ डीजनरेट ऑर्बिटल्स पर. सो इट मीन्स दिस इज एप्लीकेबल फॉर S, applicable to all subshells. Yes, subshells except, very good, except S subshell. Very good beta. Applicable to all subshells except S subshell. ठीक है, किस बारे में है ये वो भी लिख लेते हैं. During filling up, during filling up of electrons, प्लूरल में लिख रहे हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास. ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P, T and F subshell, pairing of electron won't take place. Pairing of electrons would not take place until or unless all the degenerate orbitals of given subshell are singly occupied. Hund's rule of maximum multiplicity of spin applicable to all the subshells except S subshell, क्योंकि S subshell में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते ही नहीं है. अब हम बहुत माइन्यूट चीज़ पे चले गए हैं. हमें अभी पता चला है एटम्स के अंदर शेल होती हैं, शेल्स के अंदर गिवन सबशेल्स होती हैं, हर सबशेल में गिवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग होता है. यहाँ तक हमें क्लियर है. अब हम लास्ट क्या बात कर रहे हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये बिल्कुल अल्टीमेट पार्ट है, जब ये आ जाएगा उसके बाद हम फिलिंग अप स्टार्ट कर सकते हैं. ये क्या समझाता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर सबशेल में जाएं, वहाँ आपको 3 ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है आप उनमें फिल करने जा रहे हैं, तो आप पहले सबको एक एक बराबर दें, उसके बाद आप उनको पेयर करें. सीधा पेयर कर दोगे कि पहले में एक दिया उसी को दूसरा दिया, दैट वॉन्ट वर्क. और जब आप दे रहे हैं तो उसी तरह से देना है कि एक का स्पिन अपवर्ड है तो सबका स्पिन अपवर्ड ही रहे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं P सबशेल. P subshell is having triple degeneracy, 3 degeneracy है इसकी, triple degeneracy. In this part, if I have 3 electrons, so a student who doesn't know about this rule can fill this 1, 2, 3. क्या आपको समझ आया किस बारे में ये रूल? किस बारे में ये रूल? पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाएं. तो यहाँ पर ये गलत है, तो अब मैं दूसरा करती हूँ. 1, 2, 3. क्या सही है? स्टिल रॉन्ग. अभी इसका रीजन आपका एक्चुअल में नहीं पता होगा, ये तो ठीक है, सिंगली ऑक्यूपाइड तो है ना, सिंगली ऑक्यूपाइड है, लेकिन अभी भी पार्शली रॉन्ग है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. अब हम लास्ट आते हैं, इसमें बताना मुझे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है. रेज योर हैंड. कौन सा रूल इसमें वायलेशन पे है? स्टूडेंट्स बस. हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? इसमें ये वाला रूल वायलेट हो रहा है, मैं बता रही हूँ क्यों हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल अभी भी एक खाली और पेयरिंग भी होगी. गलत. दूसरे वाला गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग में स्पिन तीनों की सेम होनी चाहिए थी. उसका रीजन आपको मैंने अभी नहीं बताया है, वो ना ही यहाँ पर मेंशन है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये गलत तरीका है. स्पिन सबकी बराबर होनी चाहिए थी, अपवर्ड्स अपवर्ड, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड. चलो इसका नहीं बात करते, अब इसकी बात करते हैं. इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? इसका वायलेशन है, हर्ट्ज रूल वायलेट हो रहा है.
मैंने अभी, जो ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। कौन सा रूल? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आई हैव हाइलाइटेड हियर। दूसरा कौन सा रूल हाईलाइट किया है? हर्ट्ज रूल। पेयरिंग कैसे होगी जब तक बाकी डिजोनेटेड ऑर्बिटल खाली है? करेक्ट वे ऑफ डूइंग 1 2 3, दिस इज एब्सोल्यूट करेक्ट वे। और अनदर चॉइस ऑफ करेक्शन 1 2 3, दिस इज आल्सो करेक्ट। या ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऐसा क्यों कहा मैंने? रूल पढ़ा आपने? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहे, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कितने स्पिन है? 1 2 3, तीनों ऊपर प्लस हाफ इंटू 3, कितना आंसर आया? 3/2। यहाँ पर देखते हैं माइनस हाफ इंटू 3, कितना आया? 3/2। माइनस को गौर नहीं देते, माइनस प्लस तो सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, लेकिन कितनी स्पिन अनपेयर्ड है? 3/2। हाफ मतलब एक स्पिन और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लिसिटी क्या है यहाँ की? 3। अब नीचे आते हैं, इस वाले में जो मैंने गलत किया, मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगी। इसमें चेक करो, 1 2 माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसल, और अब एक बच गया, कितना आंसर आया? 1/2। कितनी आई मल्टीप्लिसिटी? 1/2, लेकिन एक स्पिन हुई ना, इट इज इक्वल्स टू 1 स्पिन, दैट इज इक्वल्स टू 3 स्पिन्स। आपने तीनों को अनपेयर्ड भी रखा, फिर भी आपकी स्पिन बराबर एक की आ रही है। मल्टीप्लिसिटी इक्वल आई? ज्यादा आई? नहीं, मिनिमम आई। ये बिल्कुल ऐसा ही केस हो गया जैसा इसमें था। इसमें कितना आ रहा था? इसमें कितना आ रहा था? प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, यही है, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। कितना आंसर आ रहा था? बताओ, इसमें और इसमें क्या फर्क है? स्पिन तो मल्टीपल किसी में भी नहीं हुई, दोनों में एक ही अनपेयर्ड स्पिन के बराबर दिखा रहा है। तो ये दोनों ही पैटर्न गलत हैं। आप ध्यान रखेंगे कि पेयरिंग तब तक ना करें जब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, और पेयरिंग इस तरह से होगी कि सारी स्पिन्स एक ही डायरेक्शन में हो जब आप फिल कर रहे हैं। तो ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।